मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब हमारे अध्ययन का जो विषय आरंभ होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। और इस प्रशासन में हम एक एक करके जो प्रशासन की कड़ियाँ थीं उनका अध्ययन हम करेंगे एक के बाद एक। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत औपचारिक रूप से 1206 में स्थापित हुआ और कुतुबुद्दीन के सिंहासन पर बैठना इस नई राजनीतिक व्यवस्था का आरंभ माना जाता था। तथापि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का आरंभ सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल से ही हुआ था। अब हम आगे इसी के अंतर्गत खलीफा का पद और सुल्तान के कार्यों को देखेंगे। खलीफा संसार के सब भागों में सब मुसलमानों का अधिपति होता था, किंतु विश्व के विभिन्न भागों में इस्लाम के प्रसार के साथ प्रत्येक स्थान पर खलीफा की सत्ता स्थापित करना असंभव था। इसके अलावा खिलाफत की एकता में संघर्ष बना रहता था हमेशा से। मंगोल सरदार हलाकू खां द्वारा अंतिम खलीफा की मृत्यु के बाद तक यह प्रणाली चलती रही थी। वास्तविकता यह थी कि दिल्ली के सुल्तान अपने को खलीफा का सहायक बताते थे। उन्हें खलीफा से पददान होता था। वे उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाते थे और उसके नाम का खुतबा पढ़वाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया और कुतुबुद्दीन मुबारक ने स्वयं खलीफा की उपाधि ही धारण कर ली थी। इन दो सुल्तानों को छोड़कर दिल्ली के अन्य सुल्तानों ने खलीफा की नाम मात्र के लिए सत्ता स्वीकार की थी। वास्तव में दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति की परवाह नहीं की थी। किसी भी सुल्तान ने यह विश्वास नहीं किया कि खलीफा ने उसे शक्ति प्रदान की है। सुल्तानों ने दिल्ली का संबंध अन्य मुस्लिम राज्यों से रखना अवश्य लाभप्रद समझा और इसीलिए उन्होंने नाम मात्र के लिए खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी थी। सुल्तान दिल्ली का सुल्तान सिद्धांत रूप से एक अपरिमित निरंकुश शासक था जो किसी कानून से बंधा हुआ नहीं था। इस पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था और वह अपने अलावा किसी अन्य से निर्देशित नहीं होता था। जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें केवल आदेश मानने होते थे। सुल्तान सामान्यतः मजलिस-ए-आम अथवा मजलिस-ए-खिलाफत परिषद में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा किया करता था, जिसमें अत्यंत विश्वासपात्र व उच्च अधिकारियों को भाग लेने की अनुमति सुल्तान के द्वारा दी जाती थी। सुल्तान सभी विभागों तथा राज्य की प्रत्येक शाखा का स्वयं संचालन किया करता था। उसके काम में मंत्रियों का एक वर्ग उसकी सहायता किया करता था। मंत्री अपने अपने विभागों के प्रभारी होते थे, किंतु उनकी नीति सदैव सुल्तान द्वारा निर्देशित व शासित ही हुआ करती थी। सुल्तान का बहुत सम्मान किया जाता था। उन्हें अन्य व्यवस्था की आत्मा समझा जाता था। उनका अस्तित्व सामाजिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकता थी। सुल्तान के बिना सारी व्यवस्था अदृश्य हो जाती थी और मानव जाति की सत्ता तक पर संकट आ जाता था। उसकी तलवार ही राज्य की अराजकता के दोषों से बचा सकती थी। एक न्यायी सुल्तान कयामत के दिन अपना स्थान नबी की पताका के नीचे पाने की आशा कर सकता था। सुल्तान का यह कर्तव्य था कि वह लोगों को उनके विकास के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। सुल्तान पूर्णतः एक निरंकुश व्यक्ति था और उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यद्यपि वास्तविक व्यवहार में सर्वोच्च सत्ता केवल निरंकुश शासक के स्वप्न में ही वास किया कर सकती थी। सारी राजनीतिक शक्ति सीमित थी और वह राज्य के महान तत्वों के सहयोग पर ही निर्भर किया करती थी।
इसी के साथ हमारा खलीफा और सुल्तान का ये अध्ययन यहाँ समाप्त हो रहा है। आगे इस अध्ययन को हम जारी रखेंगे।